दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि ये क्लास कल अपने चैनल पे अपलोड होगी, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको जीवन में सारी सफलता मिले, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलते हैं, आज अपन ओबीजी की 35वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे HDP मीन्स हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, ठीक है। HDP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, और या फिर बहुत सारे ये भी बोलते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसको अपन बोलते हैं PID। ठीक है, कुछ भी कहो, सब एक ही है, सभी का मीन्स एक ही है। ठीक है, कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होना क्या कहलाता है, HDP कहलाता है, या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कहलाता है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, अब अपन ये डिसऑर्डर पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करते हैं। अगर अपन ने वो टर्मिनोलॉजी ध्यान से पढ़ ली तो ये जो अपना पूरा चैप्टर है वो अपन आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड HDP, यानी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो अपन करेंगे डिस्कस। यहाँ पर पहली टर्मिनोलॉजी का नाम आप देख पा रहे होंगे, हाइपरटेंशन, है ना। हाइपर जहाँ वर्ड आ जाए कहीं ना कहीं वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज, या है ना, या अधिकता बताएगा आपको। ठीक है, और अगर हाइपो आ जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं कमी बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है हाइपर यानी अधिकता। ठीक है, अब टेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, इक्वल एंड ग्रेटर देन 140/90। ठीक है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 140/90, और ब्लड प्रेशर की जो इकाई होती है mm/Hg। अगर ये कंडीशन किसी की है तो वो क्या इंडिकेट करता है, हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। और जो नॉर्मल कितना होता है आप सभी जानते हैं, नॉर्मल होता है 120/80 mF/Hg। ठीक है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से बढ़कर अगर इतना बढ़ जाता है 140/90 तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हाइपरटेंशन। अभी ये जनरल है, सभी के लिए है ना, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन दे नहीं रखी है, कोई ये किसी के लिए है, वुमेन के लिए, मैन के लिए, या प्रेगनेंसी वालों के लिए, एक जनरल है। अगर किसी भी व्यक्ति जो अडल्ट है, 18 साल से ज़्यादा है, अगर उसका ब्लड प्रेशर अगर इतना बढ़ता है 140/90 mmHg तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन। वहीं अगर अपन बात कर रहे, अगर लेस देन हो जाए, यहाँ पे लेस देन 120/80 या लेस देन 170, तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कहलाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो गया आराम से आप। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, वापस दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपन पढ़ रहे हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। हाइपर यानी आ गया, तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने से कौन कौन से डिसऑर्डर वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, कुछ टर्म पढ़ रहे हैं। जो पहली टर्म है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, BP बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, 140/90 mmHg, उससे ज़्यादा या उससे बराबर। वहीं अपन बात करें नॉर्मल BP कितनी होती है, 120/80 mmHg। वहीं अपन बात करें हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, तो लेस देन 120/80 या लेस देन 100/70। अगर
इस क्राइटेरिया से अगर कम आ रही हैं तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलते हैं। ये सभी नॉर्मल के लिए हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, जो अडल्ट एज पार कर चुका है। ठीक है, अगर उनमें बीपी की रेंज अगर ये आ रही है तो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, गेस्टेशनल एज में। हाइपरटेंशन कहाँ हो रहा है, गेस्टेशनल एज में, तो वो क्या कहलाएगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यानी किसी महिला को, अब यहाँ पर हम बात करेंगे महिला की बात करेंगे, गेस्टेशनल है ना, प्रेगनेंसी वही पुरुष की होती नहीं है, महिला की होती है, तो मैं बार बार वुमन महिला वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि किसी महिला को, है ना, पहले से अगर ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी से पहले से ही अगर ब्लड प्रेशर है, तो वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर प्रेगनेंसी के बाद, अगर प्रेगनेंसी की वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, बात करते हैं सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर की। कितना होगा, 140/90 mm ऑफ Hg ग्रेटर देन, वही अपन बात कर रहे हैं अपन प्रोटीन यूरिया की, क्या होगा, एब्सेंट। ठीक है, वही अपन बात करें साइन ऑफ, ये भी क्या होगा, साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज भी क्या होंगे, एब्सेंट। और ये कब अपन आइडेंटिफाई करेंगे, अगर प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह बाद अगर ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है तो। ठीक है, 20 वीक या आफ्टर 20 वीक, ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90। ये है 4 कंडीशन किसकी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की। ये क्या है, 4 कंडीशन है। ठीक है ना, कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है, 140/90 mmHg। ठीक है, प्रोटीन यूरिया इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और ब्लड प्रेशर 20 सप्ताह बाद भी अगर 140/90 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर 15 वीक पर अगर ब्लड बढ़ा हुआ आ रहा है तो अभी अपन उसको उसकी श्रेणी में नहीं डालेंगे। किस श्रेणी में, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की श्रेणी में अपन उसको नहीं डालेंगे। अपन ब्लड चेक कर रहे हैं, प्रेशर चेक कर रहे हैं, 20 सप्ताह के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है तो वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाएगा, जिसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन इंड्यूस इन प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो गई। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ये अपन डिस्कस कर लिया। फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वहीं अब बात करें अपन प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो इसमें भी बढ़ेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल 140/90 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसमें प्रोटीन यूरिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, या अगर प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट नहीं है और अगर ये साइन है, अगर प्रेजेंट, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया किसे बोलेंगे, कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी कितना हो रहा है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 140/90 mmHg, और उसमें प्रोटीन यूरिया क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। या अगर प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट नहीं है, अगर ये अगर साइन प्रेजेंट है एंड ऑफ ऑर्गन डैमेज के, तो भी वो किस में आएगा,
प्री एक्लेम्सिया में। और ये भी कंडीशन इसमें होगी, कौन सी, कि 20 वीक या आफ्टर 20 वीक ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm ऑफ HG, यानी 20 सप्ताह बाद या 20 सप्ताह पर भी अगर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है, 140/90 रहता है, तो भी क्या कहलाता है, वो प्री एक्लेम्सिया। तो ये चारों जो शर्तें जो पूरी करेगा वो किस में आएगा, प्री एक्लेम्सिया में। ठीक है, गैस्ट्रेशनल में क्या हो रहा था, बीपी तो देखो सब में बढ़ा हुआ आएगा, अपन हाइपरटेंशन डिसऑर्डर पढ़े तो बीपी तो सब में ही बढ़ा हुआ ही आएगा, ये तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, वहीं अपन अगर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन की बात करें तो वहां पर क्या हो रहा था, प्रोटीन यूरिया क्या था वहां पर एब्सेंट था, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। एंड ऑफ साइन ऑफ ऑर्गन भी क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 20 सप्ताह बाद या 20 सप्ताह पर अगर ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है तो भी क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अपन इसको डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन क्या है, क्या होती है, वो अपन आगे इसको करेंगे डिस्कस। साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप ब्लड में प्रोटीन यूरिया की, यूरिन में प्रोटीन यूरिया की अगर मात्रा चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार एब्सेंट होता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ये साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज है तो भी क्या आएगा, इसमें प्री एक्लेम्सिया आएगा। ठीक है, जितने भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हैं उसमें ये कंडीशन लागू होगी, कौन सी, 20 वीक आफ्टर 20 वीक, 20 सप्ताह या 20 सप्ताह के बाद अगर ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन, है ना, प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें एक्लेम्सिया की, एक्लेम्सिया सीधी बात है, एक्लेम्सिया का जो छोटा रूप है वो कौन सा है, प्री एक्लेम्सिया। सीधी बात है, प्री एक्लेम्सिया खतरनाक कौन होगा, एक्लेम्सिया होगा। तो यहां पर अपन कर देंगे प्री एक्लेम्सिया प्लस, है ना। अब यहां पर देखो अपने शर्त डाल दिए, प्री एक्लेम्सिया प्लस साथ में क्या होगा, कोमा वाली कंडीशन होगी, फिट्स वाली कंडीशन होगी, कन्वल्जन वाली कंडीशन होगी या सीजर्स वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रोनिक हाइपरटेंशन। देखो यहां पर क्रोनिक मीन्स क्या होता है, लंबे समय से, है ना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो हाइपरटेंशन है वो कितना हो रहा है, 140/90 ज़्यादा आ रहे हैं mm ऑफ HG। ठीक है, अब ये अगर डे 1 से अगर हो रहा है ना, देखो अगर प्रेगनेंसी की वजह से अगर हाइपरटेंशन होता है 20 सप्ताह या 20 सप्ताह के बाद होगा या उस पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि डे 1 से अगर हाइपरटेंशन है गर्भवती महिला को तो वो कहलाएगा क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी कि जो वो हाइपरटेंशन है वो प्रेगनेंसी की वजह से, वो प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है ना, जो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो रहा, पहले से चला आ रहा है, उसको अपन बोलेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो डज नॉट मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो मैटर है वो इसमें मैटर नहीं करेगा। ठीक है ना, अब अपन डिस्कस करते हैं छठी अपनी जो टर्म है क्रोनिक हाइपरटेंशन प्लस। देखो कई बार क्या होता है कि लंबे समय से उसको पहले से ही अगर हाइपरटेंशन तो है, चलो कोई बात नहीं, हाइपरटेंशन है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि प्रोटीन यूरिया एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, वो अपन कंडीशन देखते हैं। अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी के दौरान भी है, 20 सप्ताह पर अगर हमारे पास गर्भवती महिला आती हैं, अपन उसका प्रोटीन यूरिया चेक करते हैं और प्रोटीन यूरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
20 हफ्ते बाद प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है, तो वो अपन कहलाएंगे ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। ठीक है ना, समझ गए ना मैं जो कहना चाह रहा हूं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन पहले से ही था, ठीक है ना, पर ये नहीं था, क्या नहीं था, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया नहीं था, और ये कब आया प्रोटीन यूरिया, 20 हफ्ते के बाद आया, 20 हफ्ते या 20 हफ्ते के बाद आया। तो अपन उस प्रोटीन यूरिया की प्रेजेंसी को अपन दर्शा सकते हैं कि ये जो किसकी वजह से हुआ है, प्री एक्लेम्सिया की वजह से हुआ है। ठीक है, वहीं अगर सेम इसका ही सिमिलर है, क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन पहले से होगा, है ना, डे 1 से प्रेग्नेंट लेडी को डे 1 से हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है डे 1 से, लेकिन क्या हो रहा है कि उस कंडीशन में डे 1 से उसके जो बॉडी के अंदर प्रोटीन यूरिया एब्सेंट भी है, ठीक है, ना उसको फिट्स आ रहे हैं, ना उसको कन्वल्जन आ रही है, ना उसको सीजे आ रही है, लेकिन 20 हफ्ते या 20 हफ्ते बाद उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन यूरिया क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन बन जाती है, उसको फिट्स आने लग जाते हैं, कन्वल्जन आने लग जाते हैं, है ना, उसको सीजे आने लग जाते हैं, तो वो जो रेस्पॉन्सिबल होगा कौन होगा, प्रेगनेंसी। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या रहा भाई, मैं तो पहले से ही था बॉडी में, मैं प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुआ, मैं तो पहले से था, लेकिन मेरे साथ ही दो जुड़ गए ना, एक्लेम्सिया और ये प्री एक्लेम्सिया, ये दोनों किस वजह से जुड़े हैं, प्रेगनेंसी की वजह से जुड़े हैं। ठीक है, समझ हो गया बच्चे से। फिर अपन बात करते हैं ट्रांजिट हाइपरटेंशन, बहुत ही यूनिक वर्ड है, नया वर्ड है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हाइपरटेंशन हो रहा है किसी गर्भवती महिला को, हाइपरटेंशन हो रहा है किसी गर्भवती महिला को, अपन मान लेते हैं 100 गर्भवती महिला को क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। कितनी गर्भवती महिला को, 100 गर्भवती महिला को क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा है, 50% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस में क्या डेवलपमेंट होता है, प्री एक्लेम्सिया का, प्री एक्लेम्सिया का डेवलपमेंट होता है। फिर क्या होता है, 12 वीक बाद है जो कंडीशन क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ट्रांजिट हाइपरटेंशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो डेवलप नहीं कर पाता है, नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, क्या डेवलप नहीं करेगा, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन, कि किसी गर्भवती महिला को हाइपरटेंशन हो रखा है, हाइपरटेंशन में उसको हो रखा है, लेकिन वो प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिट हाइपरटेंशन। वापस बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक गर्भवती महिला है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, वो आगे जाके डेवलप किसमें होती है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर होती हैं। ठीक है, फिर 12 हफ्ते बाद वापस नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, इसको तो अपन क्या नहीं बोलेंगे, ट्रांजिट हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे ट्रांजिट हाइपर, इसको कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन महिला है वो आगे जाके डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, या उसके साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते, किसके, प्री एक्लेम्सिया के, यानी उसकी बॉडी के अंदर ओनली फॉर जो ब्लड प्रेशर है वही बढ़ा रहेगा 140/90, प्रोटीन यूरिया एब्सेंट। ठीक है, साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज एब्सेंट। ठीक है ना, ये सारे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये जो कंडीशन है कहलाएगी क्या, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद में मैं एक बात और बता दूं आपको कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। ठीक है, गेस्टेशनल
हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों जो कंडीशन है वो कब होगी? 20 सप्ताह पर होगी। कब होगी? 20 सप्ताह या 20 सप्ताह पर ज्यादा, 20 वीक, 20 वीक या आफ्टर 20 वीक। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, और रिटर्न टू नॉर्मल इन 12 वीक। ठीक है, कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया वाले के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कब इंक्रीज होता है? 20 सप्ताह या 20 सप्ताह के बाद, और डिलीवरी के 12 सप्ताह बाद वापस क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो अपन रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी ना, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, समझ रहे होंगे आराम से आप। अब चलते हैं अपन आगे। अकॉर्डिंग टू ACGO ऑफ HDP क्लासिफिकेशन, यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने एक HDP का क्या क्या है? क्लासिफिकेशन किया है। उन्होंने 4 भागों में इस क्लासिफिकेशन को भागा है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? GH, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा क्या है? P और E, यानी P मीन्स प्री एक्लेम्सिया, E मीन्स एक्लेम्सिया सिंड्रोम, यानी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया सिंड्रोम। एक होता है क्रोनिक HTN, यानी क्रोनिक हाइपरटेंशन, और एक चौथा जो लास्ट पार्ट है वो है क्रोनिक हाइपरटेंशन प्लस सुपर इम्पोज ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो इसने क्या किया? 4 भागों में बांटा है। किसको? HDP को, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। ACGO ने, यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने HDP के क्लासिफिकेशन को 4 भागों में बांटा है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है GH, यानी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो P प्लस एक्लेम्सिया सिंड्रोम, यानी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया सिंड्रोम, दोनों को मतलब साथ में ले लिया, अलग अलग डिवाइड नहीं किया। ठीक है, तीसरा हो गया क्रोनिक हाइपरटेंशन, और चौथा हो गया अपना क्रोनिक हाइपरटेंशन प्लस सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, ये 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया अलग अलग। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया। आज की क्लास में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्सिया। इतनी देर तक अपन डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन, है ना, HDP का, PID का क्या कर रहे थे? इंट्रोडक्शन, कि क्या होता है ये, किसमें क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है, किसमें परसेंट रहता है, वो अपन इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपन सिस्टम से पढ़ेंगे वापस। जो पहला जो डिसऑर्डर होता है वो होता है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है, प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन 140/90 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है वो ये होगी कि प्रोटीन यूरिया क्या होगा? प्रेजेंट होगा। प्रोटीन यूरिया क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें? साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर है वो 20 वीक या आफ्टर 20 वीक is blood pressure is 140/90 mm of Hg। ठीक है, और जो मेन जो इटियोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वो तो क्या होते हैं? अननोन होते हैं, कि भाई ये किसकी वजह से हुआ है। जो मेन इटियोलॉजिकल जो फैक्टर है वो क्या होते हैं? अननोन होते हैं। ठीक है ना।
ठीक है, तो अपन प्री एक्लेम्सिया किसे कहेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वह कितना होना चाहिए, 140/90। ठीक है, वही अपन अगर बात करें कि प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, तो वो रहेगा प्रेजेंट रहेगा। अभी वो कितना रहेगा, कितनी मात्रा में रहेगा, वो अपन इनके प्री एक्लेम्सिया के टाइप पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और क्या प्रेजेंट रहेगा, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, ये भी अपन अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है ये साइन एंड ऑर्गन डैमेज। ठीक है, और इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो कब होगा, 20 वीक या 20 वीक के बाद कौन ब्लड प्रेशर क्या होगा, 140/90 mm ऑफ Hg। और जो मेन इटियोलॉजिकल जो फैक्टर है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप। इसके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो टाइप होता है इसका होता है MILD, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। देखो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, एक कंडीशन डाल दी है उन्होंने कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ब्लड प्रेशर 140/90। ठीक है, और लेस देन 160/110 mm ऑफ Hg। एक शर्त तो इन्होंने ये डाल दी है। ठीक है, और उन्होंने क्या डाला है, उन्होंने बोला है कि जो प्रोटीन यूरिया है वो कितना होगा, 500, वो होगा इक्वल एंड ग्रेटर देन 300 mg। वही अपन अगर ग्राम में बात करें तो 0.3 ग्राम। ठीक है, अगर यूरिन डिप स्टिक से अगर अपन चेक करेंगे, यूरिन डिप स्टिक से अगर अपन चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, +1 और +2, ये ट्रेस होगा उसमें। ठीक है, प्रोटीन यूरिया। और जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक है, तो 3 कंडीशन है। अपन पढ़ रहे हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया को अपन ने क्या किया, डेफिनेट किया कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, मोर देन या इक्वल 140/90 mm ऑफ Hg, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट, साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर है वो 20 सप्ताह या 20 सप्ताह के बाद कितना होना चाहिए, 140/90 mm ऑफ Hg या उससे ज़्यादा। अगर उससे पहले आ रहा है तो उसको अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो इटियोलॉजिकल जो अननोन फैक्टर है वो क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। ठीक है, फिर अपन ने इसके टाइप डिस्कस किए। जो पहला टाइप है इसका कौन सा है, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। इसमें 3 कंडीशन है। जो ब्लड प्रेशर है वो क्या रहेगा, 140/90। ठीक है, और 2 लेस देन यानी 160/110 mm ऑफ Hg, यानी जो ब्लड प्रेशर जो रेंज है वो रेंज क्या रहेगी, 140/90 और 160/110, इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस में आएगा, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। वही अपन बात करें प्रोटीन यूरिया की, तो प्रोटीन यूरिया की जो मात्रा है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। अगर mg में पूछ ले आपको तो इक्वल एंड ग्रेटर देन 300 mg, और ग्राम में पूछ ले तो 0.3 mg। वही अगर अपन यूरिन डिप स्टिक से अगर क्या करेंगे, दोस्तों थोड़ी टेक्निकल इश्यू हो गया था, लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहूँगा। अपन पढ़ रहे थे प्री एक्लेम्सिया, मैंने ये समझा दिया आपको प्री एक्लेम्सिया होता क्या है। ठीक है ना, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा, बीपी तो रहेगी किससे, 140 से और 90 से mm ऑफ Hg से ज़्यादा। ठीक है, प्रोटीन यूरिया इसमें क्या रहेगा, परसेंट रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ एन ऑर्गन डैमेज क्या रहेगा, इसमें परसेंट रहेगा। ठीक है, और 20 वीक आफ्टर और 20 वीक पर बीपी क्या होगी, 140 या 190 mm ऑफ Hg। और इटियोलॉजिकल जो है जो फैक्टर है वो क्या रहेंगे,
अननोन, यानी प्री एक्लेम्सिया अपन उसको बोलेंगे जिसमें बीपी 140/90 से ज़्यादा या उससे बराबर हो, ठीक है, उसमें प्रोटीन यूरिया क्या हो, प्रेजेंट हो, या उसमें साइन ऑफ एन ऑर्गन डैमेज हो। इन दोनों में से अगर कोई एक भी होगा ना तो वो प्री एक्लेम्सिया को इंडिकेट करेगा। अब आप बोलोगे कि अगर प्रोटीन यूरिया एब्सेंट है और साइन ऑफ एन ऑर्गन डैमेज है तो भी वो प्री एक्लेम्सिया में आएगा। अब अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएगा, ठीक है। और गेस्टेशनल एज जो 20 वीक या 20 वीक के बाद अगर बीपी अगर 140/90 अगर आ रही हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्री एक्लेम्सिया कहलाएगा, ठीक है। और इसके मुख्य कारण क्या है वो अननोन है, ठीक है ना। फिर अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है प्री एक्लेम्सिया को, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, है ना। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, जो बीपी है वो देखो कंडीशन डाल दी, इसमें एक रेंज डाल दी है जैसा मैंने आपको बताया, बीपी 140/90 से लगाकर 160/110 mmHg के बीच में अगर है तो वो किस में आएगा, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में। साथ में प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 mg, या अगर ग्राम में बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 mg, सॉरी 0.3 ग्राम, ठीक है। यानी प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए, 300 या 300 से ज़्यादा, और ग्राम में बात करें तो 0.3 या 0.3 से ज़्यादा। और अगर अपन यूरिन से अगर डिपिस्टिक से अगर अपन चेक करेंगे प्रोटीन यूरिया तो +1 +2 क्या होना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए। अगर ये सारी जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन अगर आपको मिलती हैं तो ये क्या है, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। फिर अपन ने डिस्कस किया सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, मोर देन 160/110, यानी 160/110 से अगर कम है तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और 160/110 से अगर ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। वहीं अपन अगर प्रोटीन यूरिया की बात करें तो प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए, 500 mg से ज़्यादा या उससे बराबर, और अगर ग्राम में बात करेंगे तो 0.5 से बराबर या उससे ज़्यादा, ठीक है। वहीं अपन अगर यूरिन डिपिस्टिक्स अगर देखेंगे तो आपको +3 और उससे मोर अगर आप क्या होंगे, ट्रेस होंगे। और वही बात 20 हफ्ते बाद अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है। अगर 20 हफ्ते पहले है तो अपन उनको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में नहीं लेंगे, है ना, प्री एक्लेम्सिया में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी अपने प्री एक्लेम्सिया वाली। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। देखो मेन जो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है वो क्या है, अननोन है, पता नहीं है कि भाई ये किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अब रिस्क फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, यानी पूर्व में अगर प्रसव हो रखा है उस समय प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन उस समय हुई तो इस बार भी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी वो किस में आएगा, रिस्क फैक्टर किसका है, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी का। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हैं अगर तो उसको भी प्री एक्लेम्सिया होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और किडनी डिजीज हैं तो भी प्री एक्लेम्सिया होने के पूरे चांसेस हैं। ऑटो इम्यून डिजीज हैं तो भी प्री एक्लेम्सिया होने के पूरे चांसेस हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो भी प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस हैं। मोलार प्रेगनेंसी और APLA कंडीशन, ये दो जो टॉपिक हैं अपन आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। अगर ये मोलार प्रेगनेंसी और APL वाली कंडीशन है तो भी किसके रिस्क फैक्टर है, ये हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के, कि इनकी वजह से प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। अब वही बात करें अपन, देखो अपन ने प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा डिस्कस कर ली अपन ने उनको दो भागों में भी बांट लिया, ठीक है। फिर अपन ने उनके रिस्क फैक्टर देख लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, है ना।
तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अपन ने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में अपन ने क्या किया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बांटा है। तो पहला ये है अपना साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, है ना। अगर ब्लड की बात करें अपन, है ना, तो ब्लड में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी जो प्लेटलेट हैं वो 1 लाख से क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर अपन लीवर की बात करें, लीवर एंजाइम एलिवेटेड या डबल हो जाएंगे, कि अगर प्री एक्लेम्सिया होगा तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट 1 लाख से कम हो जाएगी। और लीवर की अगर बात करें तो लीवर के अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे। जैसे सीरम ट्रांसमिनेस और एलडीएच, ये जो हैं प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में बढ़ जाते हैं या डबल हो जाते हैं। और अगर एलडीएच अगर बढ़ता है तो एलडीएच क्या कॉज करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है। ठीक है, अगर बॉडी में एलडीएच की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या कॉज करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं एंड ऑर्गन डैमेज, है ना, उसमें अपन ने ब्लड का देख लिया है, लीवर का देख लिया है। ब्लड में अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम होगी तो प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, साइन है ये। ठीक है, लीवर में अगर एंजाइम, ये 2 प्रकार के जो एंजाइम हैं, अगर ये एलिवेट या डबल हो जाते हैं तो भी प्री एक्लेम्सिया का ये साइन है। अब बात कर अपन लंग्स की, तो लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। वहीं अपन अगर बात करें आई की, आई में क्या होता है, स्कोटोमा होता है। स्कोटोमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम विजुअल इन प्री एक्लेम्सिया, यानी प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो ये मोस्ट कॉमन आई डिसऑर्डर है जिसको अपन बोलते हैं स्केटोमा। स्केटोमा में क्या होता है कि जो विजुअल है, विजन देखने की क्षमता है, वो क्या होती है, पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी आंशिक या पूर्ण रूप से विजन लॉस हो जाता है इसमें। वहीं अगर अपन किडनी की बात करें, किडनी के अंदर केटनिन बढ़ जाएगा, कितना, 1.1 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो प्री एक्लेम्सिया का ये साइन है। तो ये जो मेन 5 है साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, ब्लड, लीवर, ठीक है, लंग्स, आई और किडनी। अब बात करते हैं अलार्मिंग साइन, है ना। अलार्मिंग साइन आप किसे बोलेंगे कि अलार्मिंग होता क्या है, देखो अलार्मिंग आप में क्या करते हैं, चेताता है, जगाता है ना। वन में अलार्म अपन क्यों सेट करते हैं, ताकि अपन क्या है, उठ जाए, है ना। मतलब ये जो अलार्मिंग साइन है, ये जैसे ही अगर बॉडी में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि प्री एक्लेम्सिया हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं वो अलार्मिंग साइन कौन कौन सा है। ठीक है, पहला है एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, हेडेक और डिस्टर्ब स्लीप, स्वेलिंग ओवर द एंकल, एंकल के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, यूरिन लेस या डिक्रीज, जो यूरिन की मात्रा वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है या डिक्रीज। ये साइन अगर होंगे, ये अलार्मिंग साइन है, आपको घंटी बजाने के साइन है कि जल्दी कीजिए, प्री एक्लेम्सिया होने वाला है, उसके नहीं हो उससे पहले उसका प्रिवेंशन हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, अदर की बात करें, अदर में क्या है, अब्डोमिनल वेट गेन हो जाएगा। क्यों, अगर एडिमा अगर होगा तो अब्डोमिनल वेट भी गेन हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, अब इसमें तो कोई कंफ्यूज है ही नहीं, अगर भाई एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन है, अपन पढ़ ही क्या रहे हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, एडिमा, अगर एडिमा होगा तो क्या होगा, अब्डोमिनल वेट गेन हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर और रीनल पैथोलॉजी, ये भी आपको अदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अपन ने क्लिनिकल फीचर्स को 3 भागों में बांटा है। पहला जो था अपना साइन ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, जिसमें अपन ने ब्लड डिस्कस किया। ब्लड में क्या, प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से अगर कम है तो ये किसका साइन है, प्री एक्लेम्सिया का। लीवर के अंदर ये जो 2 एंजाइम है, सीरम एलडीएच, अगर ये एलिवेट या डबल हो जाते तो ये भी किसका साइन है, प्री एक्लेम्सिया का। और एलडीएच अगर बढ़ता है तो क्या कोच करता है, एपिगैस्ट्रिक पेन कोच करता है। वहीं अपन ने
लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, आई में स्कोटोमा हो जाएगा जिसमें विजन लॉस हो सकता है। वहीं अपन अगर किडनी की बात करें तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, 1.1 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी किसका साइन है, प्री एक्लेम्सिया का साइन है। ठीक है, फिर अपन ने अलार्मिंग साइन पढ़े। अलार्मिंग साइन आपको जगाता है, चेताता है कि प्री एक्लेम्सिया होने वाला है। अगर ये बॉडी में अगर आपको साइन दिख जाते हैं तो प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस रहते हैं या प्री एक्लेम्सिया है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, है ना, स्वेलिंग ओवर द एंकल, यूरिन लेस और डिक्रीज, जो यूरिन की मात्रा है वो लेस और डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे साइन एंड सिम्टम है, abdominal वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर एंड रीनल पैथोलॉजी। ठीक है, और जितने भी ये रेस्टलेसनेस है, पेन हो गया, है ना, डिजीनेस हो गया, वो बहुत सारे साइन सिम्टम है इसके। ठीक है, अब अपन करेंगे बात इन्वेस्टिगेशन की कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपको क्या करना पड़ेंगे, यूरिन अपन को देखना पड़ेगा, अपन को ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अपन को यूरिन, ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है, और ऑप्थेल्मोस्कोपी। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी अपन आई विजन देखने के लिए करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन यूएसजी भी करेंगे। ठीक है, एंटीनेटल मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे अपन समय समय पर। ठीक है, ये जो इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे प्री एक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा अपन ये मेन जो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर अगर अपन इन्वेस्टिगेशन की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में अपन को फिजिकल कलेक्शन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, यूरिन, ब्लड एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, यूएसजी, एंटीनेटल मॉनिटरिंग, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन की कि कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे अगर प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन होती है। तो अपन ने उस कॉम्प्लिकेशन को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, इमीडिएट और रिमोट। ठीक है ना, तो इमीडिएट में अपन ने मैटरनल और फिटल ले लिए। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो एक्लेम्सिया 2% होने के चांसेस रहेंगे, एक्सीडेंटल हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे, ओलिगो यूरिया और एन यूरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साइन एंड सिम्टम में कि यूरिन जो है लेस या डिक्रीज होगी। क्यों होगी, इसलिए होगी, कॉम्प्लिकेशन होगा उसका। ठीक है ना, डिसमिस विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस, जो विजन है देखने की क्षमता वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी या इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, और प्री टर्म लेबर भी प्री एक्लेम्सिया की वजह से हो सकता है। प्री टर्म लेबर मीन्स समय से पहले क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी। और क्या होगा, हेल्प सिंड्रोम। देखते हैं हेल्प सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, एच मीन्स हीमोलाइसिस, ठीक है, EL मीन्स एलिवेटेड लिवर एंजाइम, है ना, E मीन्स एलिवेटेड, L मीन्स लिवर एंजाइम। और कौन कौन से लिवर एंजाइम, सीरम ट्रांसमिनेस और LDH, ये क्या हो जाएंगे, या तो एलिवेट हो जाएंगे या डबल हो जाएंगे। ठीक है, और अपन बात कर रहे हैं LP की। LP मीन्स लो प्लेटलेट, यानी जो हेल्प सिंड्रोम है उसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। H का मीन्स होता है हीमोलाइसिस, EL का मीन्स हो गया एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ठीक है ना, और LP का मीन्स हो गया लो प्लेटलेट। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करें ड्यूरिंग लेबर कि लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर प्री एक्लेम्सिया है, तो सीधी बात है एक्लेम्सिया होगा अगर प्री एक्लेम्सिया है।
ठीक है। पीपीएच हो सकता है, परपुरियम पीरियड में शॉक और सेप्सिस वाली कंडीशन भी हो सकती है ना। 6 वीक का जो परपुरियम पीरियड होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है या शॉक वाली कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। वही अपन अगर रिमोट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रीजनल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। रिकरेंट प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की कि प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, स्पेशली लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी उसको प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए और स्पेशल रूप से लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसको देनी चाहिए, ठीक है। वहीं अपन अगर डाइट की बात करें, डाइट में प्रोटीन 100 ग्राम mg पर डे, ठीक है। वही साल्ट उसको बराबर देना है, मिनिमम इंटेक करना है और टोटल कैलोरी अप्रोक्स 1600 कैलोरी पर डे उसको क्या करना है, उसके खाने में देनी है, ठीक है ना। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। देखो प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया यानी एक्लेम्सिया हुआ नहीं है, यानी एक्लेम्सिया हुआ नहीं है, यानी एक्लेम्सिया हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया यानी देखो प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अब देखो यहाँ पर अपन ये इसलिए कर रहे हैं, देखो ड्रग ऑफ चॉइस तो है, देखो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट में अपन प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया देख रहे हैं, यानी ये जो कंडीशन है अपन प्री एक्लेम्सिया हुआ नहीं है लेकिन आगे जाके नहीं हो, उसके लिए क्या प्रिवेंशन करेंगे, है ना। प्रोफाइलैक्सिस डोज, जैसे कि अब कोई बीमारी नहीं हुई है उससे पहले अगर उसका उपचार कर देंगे भविष्य में वो अपन को दुख दर्द नहीं देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन करेंगे प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, यानी लो डोज ऑफ एस्प्रिन, और एस्प्रिन की डोज कितनी होगी, 75 to 150 ग्राम। बार बार लाइट जा रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। हम पढ़ रहे थे ये प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया का, है ना, कि प्री एक्लेम्सिया भी हुआ नहीं है लेकिन आपको प्रिवेंशन करना है कि भविष्य में जाके आपको क्या है, प्री एक्लेम्सिया वाला कंडीशन नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उसमें, लो डोज ऑफ एस्प्रिन, यानी जो एस्प्रिन है 75 से लगाकर 150 mg तक देनी है गोली, ठीक है। अब देखो ये स्टार्ट कब करनी है, 12 से लगाकर 16 वीक पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि 12 से लगाकर 16 वीक पर स्टार्ट क्यों करनी है, क्योंकि जो अपन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया कब आइडेंटिफाई करेंगे कि जब ब्लड प्रेशर अबव 140/90 हो, कब 20 वीक गेस्टेशनल एज या उसके बाद, है ना। तो उससे पहले अपन को क्या करना है, 3-4 सप्ताह अगर अपन एस्प्रिन अगर शुरू कर लेते हैं उससे 4 सप्ताह पहले, तो अपन को प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। वही अगर अपन बात करें कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, ठीक है ना, 2 टेबलेट पर डे देनी है, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम 14 वीक्स, यानी 14 सप्ताह से कैल्शियम की जो टेबलेट हैं वो शुरू करनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैल्शियम की डोज में क्या होता है, ठीक है। 500 mg एलिमेंट्री कैल्शियम होता है, 500 mg क्या होता है, एलिमेंट्री कैल्शियम होता है, और उसमें 250 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 की डोज होती हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक दिन में कितना कैल्शियम देते हैं, तो 500 की टेबलेट हैं तो अपन उसको सुबह शाम 2 बार देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 500 1000, यानी 1000 mg कैल्शियम अपन देंगे प्रेगनेंसी में। कब देंगे, 14 सप्ताह के बाद। क्यों देंगे, प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, यानी गेस्टेशनल एज के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर अगर नहीं बढ़े, उसके लिए अपन को क्या करनी है, 14 वीक से शुरू करनी है, क्या, कैल्शियम की टेबलेट शुरू करनी है, ठीक है, टिल डिलीवरी तक, ठीक है। साथ में अपन देंगे सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव शुड बी, है ना, हल्का सेडेटिव देंगे। क्यों देंगे, प्रिस्क्राइब डाइजेपाम 5 mg एट बेड रेस्ट टाइम, यानी रिलैक्स रहे, दिमाग रिलैक्स रहे, अननेसेसरी दिमाग बातें नहीं आए,
है ना। अगर अननेसेसरी वो सोचेगी, स्ट्रेस लेगी, ज़्यादा सोचेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आगे जाके प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कभी कभार सजेशन में डाइजेपाम 5 mg एट बेड टाइम। वहीं अपन अगर डाययूरेटिक्स की बात करें, अब डाययूरेटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है कि प्री एक्लेम्पसिया का जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो लेस हो जाता है, यूरिन क्या होती हैं कम लगती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। तो डाययूरेटिक्स देंगे तो जो इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाएगा, यानी जो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यूज इन रिड्यूस ऑफ एडिमा, जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो एडिमा आ रखा है बॉडी के एंकल पार्ट पे, है ना, और कई पार्ट पे एडिमा आ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी डाययूरेटिक्स देते हैं। साथ में अगर अपन बात करें टेबलेट की, तो लेसिक्स टेबलेट देंगे अपन 40 mg, गिवन ओनली आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी सुबह के नाश्ते के बाद 40 mg की लेसिक्स टेबलेट देंगे, ठीक है, फॉर 5 डे इन अ वीक, यानी सप्ते में 5 बार। सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो सप्ते में अपन 5 बार अपन क्या देंगे, लेसिक्स 400 mg वाली टेबलेट देंगे, ठीक है ना। वहीं अपन अगर बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, अब सभी को पता है कि अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्यों देते हैं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। और अगर ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें अपन प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, एडिमा और क्रोनिक हाइपरटेंशन में, तो लेबेटालोल, है ना, लेबेटालोल सेफ ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन में, ठीक है, जिसकी मिनिमम डोज होती है, मिनिमम 10 mg दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं, है ना, 40 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो और मैक्सिमम डोज है 220 mg। अब डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि वो जो टेबलेट है उसको ओडी देनी है या बीडी देनी है। ओडी भी दे सकते हैं, बीडी भी दे सकते हैं। मान लो किसी वुमन को 20 mg लेबेटालोल की जरूरत है, तो डॉक्टर 10 mg की टेबलेट सुबह शाम कर सकता है, या 20 mg की टेबलेट एक टाइम भी कर सकता है ना, वो डॉक्टर के ऊपर है, ठीक है। अदर ड्रग की अगर हम बात करें अपन, तो मिथाइलडोमा, जिसकी मात्रा रहेगी 250 to 500 mg TDS या QDS, यानी अपन को मिथाइलडोपा दिन में 3 टाइम या 4 टाइम भी दे सकते हैं। नेफेडामिन की अगर बात करें तो 10 से 20 mg BD दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वही अपन बात करें, इतना सब कुछ करने के बाद प्रोग्रेस चार्ट भी आपको देखना है कि आपने फाइंड आउट किया प्री एक्लेम्पसिया को, आपने उसको क्लासिफाई किया, आपने उसके साइन एंड सिम्टम देखे, आपने उसके कॉम्प्लिकेशन देखे, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने उसका मैनेजमेंट किया। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या परिणाम हो रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या आपने जो प्लान लागू किया वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इवैल्यूएट करना। तो अपन एक प्रोग्रेस चार्ट से अपन करेंगे इवैल्यूएट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी इवैल्यूएट बाय मॉनिटरिंग ए चार्ट विथ रिकॉर्ड द फॉलोइंग, यानी अपन इस ट्रीटमेंट को एक चार्ट के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे कि ये जो अपन ने मैनेजमेंट किया वो सही हुआ या लागू हुआ या नहीं हुआ। कैसे करेंगे, अपन ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। कितनी बार चेक करेंगे, दिन में 4 टाइम, 4 बार दिन में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक ब्लड प्रेशर सुबह 8 बजे ले लिया, 12 बजे ले लिया, 4 बजे ले लिया, वापस शाम को 8 बजे ले लिया। इस प्रकार दिन में 4 बार अपन क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। डेली वेट फॉर एडिमा, वेट भी अपन चेक करेंगे कि वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उल्टा ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, यूरिन का भी अपन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा बराबर है या नहीं है, ठीक है। और इसका इनपुट आउटपुट भी अपन चेक करेंगे, आउटपुट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज, सभी अपन ये प्रोग्रेस चार्ट में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी का भी क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। और ये जो अपना मेन फिटल वेलबींग असेसमेंट 4 ओवरली अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। अपन अगली क्लास यही लेंगे, फिटल वेलबींग असेसमेंट, यानी जो फिटल अगर गर्भाशय के अंदर है वह उसका असेसमेंट करेंगे कि वो वेल है या
नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं के माध्यम से अपन क्या करेंगे, प्रोग्रेस जो चार्ट है वो अपन देखेंगे। तो अपन ने प्री एक्लेम्सिया अपने डिस्कस कर लिया है आराम से। अब अपन डिस्कस करेंगे एक्लेम्सिया। ठीक है, वही बात है, एक्लेम्सिया होता क्या है, अपन उस पर चलेंगे। एक्लेम्सिया होता क्या है, ठीक है। एक्लेम्सिया की अगर हम परिभाषा अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो एक्लेम्सिया क्या है, एक प्री एक्लेम्सिया की ऊपर वाली स्टेज है ना। तो एक्लेम्सिया के अंदर प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन तो होगी, ये तो कंफर्म है, ये तो उसमें होगी। प्री एक्लेम्सिया में क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा था, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट था, साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज भी थे। ठीक है ना, तो ये तो सारे इसमें होंगे, तो अपन ने ये सब इसमें आगे प्री एक्लेम्सिया के अंदर। साथ में एक्लेम्सिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फिट्स के साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, या कन्वल्जन या सीजर, है ना। एक्लेम्सिया वो कंडीशन है कि जिसमें जो कॉम्प्लिकेशन होंगे प्री एक्लेम्सिया के, वो तो होंगे, वो तो फीचर्स होंगे, लेकिन ये तीन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, फिट्स, कन्वल्जन और सीजर। ठीक है, और इसमें कोमा भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया की जो कॉज है वो क्या है, एनोक्सिया हो गया, ठीक है, सेरेब्रल एडिमा हो गया और सेरेब्रल डिसरिथमिया हो गया। ये जो मेन 3 कॉजेटिव एजेंट हैं किसके, एक्लेम्सिया के। वही अपन बात करें ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन, है ना, इसको कॉमनली अपन ने कब होता है, ये 3rd ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, इंटरपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये जो फिट्स हैं, कन्वर्जन है, एंटीपार्टम में 50% चांसेस हैं, इंटरपार्टम में 30% चांसेस हैं, पोस्टपार्टम में 20% चांसेस हैं। एंटीपार्टम मीन्स बिफोर लेबर, एंटीपार्टम मीन्स क्या हो गया, बिफोर लेबर, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। इंटरपार्टम मीन्स ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, वही अपन अगर पोस्टपार्टम की अगर हम बात करते हैं, तो पोस्टपार्टम में क्या होगा, जो फिट्स हैं वो अकर इन फर्स्ट टाइम। जो फिट्स हैं वो कब आएंगे, फिट्स कह दे या आप कन्वल्सन कह दे, आप हैं कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना, क्योंकि एक्लेम्सिया के अंदर अगर होगा तो ये 3 चीज़ें जरूर होगी, फिट्स, कन्वल्सन, सीजर, ये तो जरूर होगी। ठीक है, अब ये आपको कब देखने को मिलेगी, परपुरियम पीरियड के अंदर, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद, और डिलीवरी के बाद कौन सा पीरियड होता है, परपुरियम पीरियड, और फर्स्ट 7 days आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट 7 days आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो अपन ने ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। कॉमनली ये जो कन्वर्जन है 3rd ट्राइमेस्टर में अपन मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एंटीपार्टम में 50% सब कॉमनली होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बिफोर लेबर, ठीक है ना। इंटरपार्टम 30%, ड्यूरिंग लेबर, और पोस्टपार्टम 20% फर्स्ट 7 days आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की ओर, है ना, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अपन ने जो सिम्टम्स होते हैं एक्लेम्सिया के, उनको अपन ने डिटेक्ट किया है कन्वर्जन की स्टेज के अकॉर्डिंग। कन्वर्जन की जो स्टेज होती है वो होती है 4 स्टेज होती हैं। पहली जो स्टेज है वो है प्री मॉनिटरिंग स्टेज। प्री मॉनिटरिंग स्टेज में क्या होगा, जो आई बॉल है वो एक जगह आके क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उसको अपन बोलेंगे प्री मॉनिटरिंग स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 सेकेंड। हालांकि ड्यूरेशन को लेके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही अपन देखेंगे। ठीक है ना, प्री मॉनिटरिंग स्टेज में सब जगह बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ अननेसेसरी मैटर दे रखा है, लेकिन इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्री मॉनिटरिंग से आप इतना याद रखना है कि जो आंखों की जो आई बॉल है
वो वन साइड एक जगह जाकर वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 30 सेकंड होता है। वही अपन बात करें टोनिक स्टेज, टोनिक स्टेज में क्या होगा, टोनिक स्टेज में क्या होगा, साइनोसिस अपीयर हो जाएगा, है ना। टोनिक स्टेज में साइनोसिस अपीयर हो जाएगा और क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी ड्यू टू टंग प्रोड्यूस, रेस्पिरेटरी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी ड्यू टू टंग प्रोड्यूस बिटवीन द टीथ। यानी देखो कन्वर्जन की सेकेंड स्टेज कौन सी होगी अपने, टोनिक स्टेज, जिसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन होगा 30 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें साइनोसिस वाली कंडीशन भी अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और आई बॉल जैसे इसमें भी है फिक्स ही रहेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई बॉल फिक्स। इसमें हो रहे थे वन साइड फिक्स, इसमें हो रहे हैं आई बॉल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इसलिए होगी क्योंकि टोनिक स्टेज है, इसमें क्या होगा, जो टंग है वो क्या हो जाएगा, वो टंग प्रोड्यूस, जो अपनी जो टंग है वो किसके बिटवीन में आ जाएगी, तित के बीच में आ जाएगी, और तित के बीच में आने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। दो स्टेज देख लिया अपन ने, प्री मॉनिटरिंग, टोनिक स्टेज। बात करते हैं अपन क्रोनिक स्टेज की, है ना, नॉट क्रोनिक। क्रोनिक स्टेज में क्या होगा, जर्किंग और ट्विस्टिंग होगा, जो बॉडी है वो अननेसेसरी रूप से क्या करेगी, फ्लेक्स्ड होगी। ठीक है, और इसमें भी वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बाइटिंग ऑफ टंग, बाइटिंग ऑफ टंग। ठीक है, ये सर आपको क्रोनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे। वही अपन अगर बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 1 से 4 मिनट। और जो लास्ट स्टेज है वो है कोमा, कोमा वाली स्टेज लास्ट है ना। कन्वर्जन की जो 4th स्टेज होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसमें क्या होगा, लास्ट में कोमा हो जाएगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कोमा वाली कंडीशन में चला जाएगा। और ड्यूरेशन जो होगा क्या होगा, सम मिनट टू मेनी आवर्स, यानी कुछ मिनट भी हो सकता है और कुछ घंटे भी हो सकता है ये कंडीशन। ठीक है ना। तो ये थे अपने क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कि क्या क्या आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन करनी है, सबसे पहले आपको करना है ब्लड एग्जामिनेशन। उससे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो हो गए दो। फिर अपन करेंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन। फिर अपन करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे फीटल वेलबींग असेसमेंट। ठीक है, फीटल वेलबींग असेसमेंट। और अपन करेंगे LFT, RFT। ठीक है, अपन USG भी करेंगे। ठीक है ना, USG अपन क्यों करेंगे, फीटल को देखने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, कार्डियोग्राफी करेंगे अपन, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन भी करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन। ठीक है, कार्डियोग्राफी भी करेंगे अपन, क्योंकि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हो रहा है तो अपन कार्डियोग्राफी भी करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अपन प्लेटलेट काउंट भी चेक करेंगे, है ना। ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, इसमें अपन क्या करेंगे, CBC कराएंगे, जिसके माध्यम से अपन प्लेटलेट काउंट भी चेक करेंगे। और प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख से कम आ रहा है तो ये भी कंडीशन क्या होगी, एक्लेम्सिया वाली होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो अपन करेंगे। फिर अब चलते हैं अपन आगे, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन करेंगे, क्या क्या होगा, फीटल पे क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। IUGR, इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, एस्पेक्सिया हो सकता है, और IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकती है। ये किसके लिए है, फीटल कॉम्प्लिकेशन। चुप कर दिया, फीटल कॉम्प्लिकेशन। वहीं अपन बात करेंगे मैटरनल के लिए।
मेटरनल कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने मिलेंगे? सेरेब्रल एडिमा, हेमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर, लीवर नेक्रोसिस, ठीक है ना, और टंग बाइट। ये आपको मैटरनल के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। वही अपन अगर फिटल की बात करें तो IUGR, एस्पेक्सिया और IUD आपको फिटल के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की कि एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट तो सीधा यही है, हॉस्पिटल रेफर करना है। ठीक है, उससे पहले आपको फर्स्ट एड भी दे सकते हैं आप, है ना, और हॉस्पिटल रेफर करते ही क्या करना है, उसका एयरवे मेंटेन करना है, O2 एडमिशन करना है क्योंकि सेरेब्रल स्पाइनल हो रखा है ना, और अरेस्ट कन्वर्जन हो गया है ना, वेंटिलेटर सपोर्ट, अपन ये सारा अपन क्या करेंगे, देखेंगे अपन। ठीक है, ये तो अपन हॉस्पिटल के दौरान करेंगे। फिर अपन करेंगे जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन देंगे 500 mg IV या 6 ओवरली, ठीक है ना। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, उसके अलावा अपन पेशेंट को क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट द पेशेंट। पेशेंट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। पेशेंट को आइसोलेट करेंगे और अपन जनरल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अपन उसके डाइट का भी ध्यान रखेंगे। डाइट मैनेजमेंट, प्री एक्लेम्सिया में जो डाइट मैनेजमेंट था वो भी इसमें ही होगा। ठीक है, वही अपन क्या करेंगे, उसका कंटिन्यूसली सुपरविजन करेंगे। कंटिन्यूली सुपरविजन करेंगे। ठीक है, सुपरविजन भी करेंगे हम उनका, उसका ब्लड प्रेशर है, उसका टेम्परेचर है ना, उसका रेस्पिरेशन रेट है, सब अपन उसके वाइटल साइन अपन सब उसको देखेंगे अपन। ठीक है ना, उसका जो उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो भी अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट चार्ट अपन मेंटेन करेंगे और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे किस्म आगे जनरल मैनेजमेंट में आगे। उसके बाद अपन करेंगे स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट वही मैनेजमेंट है जो अपन ने प्री एक्लेम्सिया के दौरान किया था। वापस मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ, यही है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। रेस्ट को लेके रेस्ट देना है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। डाइट का हो गया, प्रोटीन 100 mg पर डे हो गया। ठीक है ना, साल्ट इंटेक रहना है, प्रिवेंशन करना है, एस्पिरिन शुरू करनी है ना। कब से शुरू करनी है, 12 से 16 वीक पर शुरू करनी है। ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट देना है। ठीक है, सडेशन देना है, डाइजेपाम देना है, उसमें 5 mg एट बेड रेस्ट टाइम। डायबिटिक्स शुरू करनी है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। ठीक है ना, लेबेटोरॉल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन मेथिलडोपा और नेफिडेपिन भी देंगे अपन। ठीक है, फिर प्रोग्रेस चार्ट भी अपन उसमें भी चेक करेंगे एक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है, फिर अपन एक होता है MGSO4, प्री एक्लेम्सिया का इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है MGSO4। ठीक है, लोडिंग डोज की अगर अपन बात करते हैं तो लोडिंग डोज कितनी होनी चाहिए MGSO4 की, लोडिंग डोज होनी चाहिए 4 ग्राम और 20% ऑफ MGSO4 IV। ठीक है, और साथ में अपन 10 ग्राम 50% के साथ MGSO4 देंगे IM। अब एक बटक पर तो 10 ग्राम अपन दे नहीं सकते, है ना, तो ईच बटक पर अपन क्या करेंगे, 5 mg देंगे। 5 mg ईच बटक्स अपन देंगे MGSO4 IM। ठीक है ना, ये तो हो गई लोडिंग डोज। वही अपन अगर मेंटेन डोज की अगर अपन बात करते हैं तो मेंटेन डोज जो है 5 ग्राम MGSO4 और 50% ऑफ MGSO4 में को देनी है एवरी 4 आवर। प्रत्येक 4 आवर पर अपन को क्या करनी है, 5 ग्राम MGSO4 की डोज देनी है। कब तक देनी है, टिल 24 आवर्स तक या आफ्टर डिलीवरी, जब तक डिलीवरी न हो जाए। ठीक है, तो ये है MGSO4 का सिस्टम। तो इसी तरह अपन ने HDP वाला जो पोर्शन है अपन ने आज डिस्कस किया।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर अपन डिस्कस किया। HDP मीन्स क्या होता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन आ गया मतलब इन सारे जितने भी डिसऑर्डर थे अपन ने पढ़े से, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, जितने भी अपन ने ये टर्म पढ़ी हैं, हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है ना, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन प्लस सुपर इम्पोज पीई, है ना, प्री एक्लेम्सिया या क्रोनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज ऑफ प्री एक्लेम्सिया। इसमें सब में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होगा क्योंकि अपन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। फिर अपन ने ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन पढ़ा, ठीक है ना। ये बात एक ध्यान रखना, आप जितने भी अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे हाइपरटेंशन वाले प्रेगनेंसी के अंदर, तो 20 सप्ताह या 20 सप्ताह के बाद अगर कंटिन्यूसली अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। अगर 16 वीक पर या 14 वीक पर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में नहीं आएगा। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। फिर अकॉर्डिंग टू AGOG, अमेरिकन कॉलेज ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजी ने HDP का क्लासिफिकेशन किया है 4 भागों में। GH गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया सिंड्रोम, क्रोनिक हाइपरटेंशन प्लस सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया, है ना। इन्होंने 4 भागों में बांटा है। फिर अपन ने प्री एक्लेम्सिया डिस्कस किया है, फिर इनके टाइप अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। सीवियर, माइल्ड, प्री एक्लेम्सिया। सीवियर में क्या, माइल्ड में क्या हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो क्या होती है, 140/90 से लगाकर 160/110, इसके अगर बीच में अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो माइल्ड है, और अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या है, सीवियर है, मोर देन 160/110। इसमें जो प्रोटीन यूरिया है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 500 mg। वहीं अपन अगर यूरिन डिप स्टिक से अगर अपन प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे तो +3 और मोर अगर आपको क्या होंगे, ट्रेस होंगे। रिस्क फैक्टर अपन ने देखे, उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे अपन ने। उसमें पहला जो अपना था साइन ऑफ एन ऑर्गन डैमेज, उसमें ब्लड देखा, लिवर देखा अपन ने, ठीक है ना, लंग्स, आईज, किडनी। फिर अलार्मिंग साइन देखे अपने, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेडेक, डिस्टर्बेंस, है ना, स्वेलिंग, डिस्टर्ब स्लीपिंग, स्वेलिंग ओवर द एंकल, यूरिन लेस देन और डिक्रीज, ये सारे अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन देखी प्री एक्लेम्सिया की, कॉम्प्लिकेशन अपन ने डिस्कस किए, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, है ना। हेल्प सिंड्रोम अपन डिस्कस किया। ड्यूरिंग लेबर क्या सिम्टम आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। रिमोट कॉम्प्लिकेशन अपन डिस्कस किया। मैनेजमेंट देखा अपन ने, ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट है रेस्ट को लेके, डाइट को लेके, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया को लेके, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी एस्प्रिन होगी, जिसकी डोज होती है 75 से लगाकर 150 mg, है ना। ODPD वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कब शुरू करनी है, 12 सप्ताह या 16 सप्ताह से बीच में। सजेशन देंगे अपन डाइजेपाम 5 mg एट बेडेस्ट टाइम। सारा प्रोग्रेस चार्ट देखेंगे कि अपने जो काम किया वो सही किया नहीं किया। एक्लेम्सिया वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अभी अपन ने एक्लेम्सिया डिस्कस किया है, कोज हो गए, इसके ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन हो गए, है ना। कॉमनली आपको ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। फिर अपन ने इन्वेस्टिगेशंस की एक्लेम्सिया को लेके, इसके कॉम्प्लिकेशन देखे, फिटल पे क्या होंगे कॉम्प्लिकेशन, IUGR, एस्पेक्सिया और IUD। वहीं अपन मैटरनल की बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो सेरेब्रल एडिमा, हेमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर, लिवर नेक्रोसिस, टंग बाइट। मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल में अपन क्या करेंगे, मेंटेन एयरवे, ऑटो एडमिशन, अरेस्ट कन्वर्जन और वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे अगर इफ़ नेसेसरी है तो। जनरल मैनेजमेंट करेंगे अपन, ठीक है। स्पेशल मैनेजमेंट मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। MgSO4 की जो लोडिंग डोज होती है वो होती है 10 ग्राम ऑफ 50% MgSO4 ईच बटर पर अपन लगाएंगे 5 mg। वही मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 5 MgSO4 को अपन एवरी 4 आवर पर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे टिल कब तक, 24 घंटे तक या जब तक कि आफ्टर डिलीवरी तक, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये इतना सब कुछ डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों।